डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा मुझे, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा मुझे, उबर गए तो यकीनन पूरा समुंदर पलट देंगे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबको क्लास 12 कक्षा 12 के विज्ञान के अंतर्गत यानी कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। इसे आप वैद्युत आवेश या वैद्युत क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये आपका जो चैप्टर है क्लास 12 का पहले चैप्टर से लिया गया है और उस पहले चैप्टर का अगर एनसीईआरटी के तहत देखा जाए तो उसका नाम होता है स्थिर भौतिकी। क्या नाम होता है? स्थिर भौतिकी। तो उस स्थिर भौतिकी का एक छोटा सा अंश है जिसका हम नाम दिए हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। हम सबसे पहले इस चैप्टर में बात करेंगे आवेश। क्या बात करेंगे? आवेश के बारे में बात करेंगे कि आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है इसका सीधा सीधा एक एग्जाम्पल हम देंगे आपको। ध्यान दीजिए, आप सब जब छोटे छोटे थे तो होता क्या था, हम सब बालों में पेन को घर्षण कराते थे, रगड़ते थे और इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से जब हम टच कराते थे तो करता क्या था, पेन जो होता था कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता था, अपने से चिपका लेता थे। हम कहते थे जादू है। क्या कहते थे? जादू। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं, ये एक प्रकार का साइंस है। क्या है? साइंस। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में आवेश होता क्या है। हम जानेंगे कि आवेश होता क्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा आवेश होता क्या है। आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। किसके कारण? आवेश के कारण। आवेश एक प्रकार का गुण होता है, किसी चालक के या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, उस पदार्थ में वैद्युत धारा या डायरेक्ट वैद्युत या वैद्युत प्रवाहों को, वैद्युत प्रवाह या चुंबकीय प्रवाहों को उत्पन्न करते हैं। ठीक, क्लियर? तो हेडिंग लगाएंगे आप सब वैद्युत आवेश। हेडिंग क्या लगाएंगे? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, क्या था हेडिंग आपका? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिएगा वैद्युत आवेश होता क्या है। देखिए, हम लिखते हुए चल रहे हैं, आप सब भी लिखते हुए चलेंगे। लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण उसमें वैद्युत, उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव का, या ऐसे कह दीजिए चुंबकीय प्रभाव को, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश जो होता है कोई भी पदार्थ हो गया, उसका ऐसा गुण होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, उस पदार्थ में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को हम क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सब। अब सबसे पहले हम जान लें आवेश जो होता है, आवेश को उत्पन्न किया कैसे जाता है। आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाता है, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आवेश को उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं और कैसे हम इसको उत्पन्न करते हैं। तो इसकी सबसे पहले जो विधि होती है, आवेश को
उत्पन्न करने की जो पहली विधि होती है उसे हम कहते हैं घर्षण विधि। क्या कहते हैं? घर्षण विधि। जैसा कि अभी हम आप सबको एग्जाम्पल बताए थे कि जब पेन को अपने बालों में हम घर्षण कराते हैं या रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जब हम कागज यानी छोटी वस्तुओं से जब हम टच कराते हैं तो ये क्या करता है? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। और हम कहते हैं कि ये जादू है। क्या कहते हैं हम? कि जादू है। लेकिन ये जादू नहीं होता। होता क्या है कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में घर्षण कराते हैं, जैसे कि हम ठंडी के सीजन में क्या करते हैं? अपने हाथों को ऐसे रब करते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। होता क्या है कि हमारे हाथ भी आवेशित हो जाते हैं। हाथ भी क्या होते हैं? आवेशित हो जाते हैं। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम उत्पन्न कैसे करेंगे। तो पहली विधि जो है, जो कि आपको केवल यही जानना है, घर्षण विधि। ठीक, यही आपके सिलेबस में है घर्षण विधि। केवल सुन लीजिए आपका होता क्या है घर्षण विधि। देखिए, हम कोई पदार्थ लेते हैं और पदार्थ के एक परमाणु की बात करेंगे। कोई पदार्थ लेते हैं और पदार्थ के एक परमाणु की बात करेंगे। हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर परमाणु का नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है उस पे नो चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक। अब जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर नाभिक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। उतना ही इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करता है? गति करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करता है। अब ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब परमाणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भारी होते हैं। बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भारी होते हैं और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हल्के होते हैं। क्या? कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं परमाणु के अंदर जो भारी होते हैं और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं जो हल्के होते हैं। जो भारी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के कारण, जो भारी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? नाभिक से सटे हुए होते हैं। नाभिक से सटे हुए होते हैं। और जो हल्के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे नाभिक के द्वारा दुर्बल आकर्षण बल लगता है। नाभिक के द्वारा दुर्बल आकर्षण बल लगता है और वो हल्के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक से दूर दूर होते हैं। अब एक पदार्थ की हम बात करें, पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं। पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये जो हल्के इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से जब दूर होते हैं तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रब कराते हैं, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रब यानी कि घर्षण कराते हैं, तो ये जो हल्का इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु से बाहर निकलकर ये बहुत सारे जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बीच में जो खाली स्थान होता है यही चले आते हैं। क्या होते हैं ये हल्के इलेक्ट्रॉन? कि परमाणु से बाहर निकलकर ये जो कई सारे परमाणुओं के बीच में जो खाली स्थान होती है, जो गैपिंग होती है, वहां पे आकर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान पे आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान पे आ जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है ये तब। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, मुक्त हो गया है, तो मनमानी तो करेगा ही। क्या? ये फ्री हो गया है तो मनमानी तो करेगा ही। और होता क्या है कि जब हम दो वस्तुओं को रब कराते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। जैसे कि हम पेनों को ऐसे बालों में घर्षण कराते हैं तो पेन से जो इलेक्ट्रॉन होता है निकलकर कहां चले जाते हैं? बालों में चले जाते हैं। और जब पेन से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो होता क्या है कि पेन जो होता है उसको अपने इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही। पेन जो होता है, पेन को अपना इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही। अब उसलिए क्या करते हैं कि पेन को जब हम हल्की वस्तुओं से टच कराते हैं, जैसे कि हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े, पेन को हल्की वस्तुओं यानी कि जैसे कि हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से जब टच कराते हैं तो पेन क्या करता है? इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी थी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करता है? कागज की छोटी छोटी वस्तुओं को या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है? अपने से चिपका लेता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है? अपने से चिपका लेता है। और तब तक चिपका रहता है कि जब तक कि अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई न कर ले। तब तक चिपका लेता है जब तक कि अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई न कर ले। और जब अपने इलेक्ट्रॉनों की भरपाई कर लेता है तो क्या कर देता है? अपने आप
क्या अपने आप वो पेन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक, तो हमने जाना कि घर्षण से कैसे आवेश उत्पन्न किया जाता है। अब बात करेंगे कि ये जो विधियां थी, घर्षण की जो विधियां थी, ये बताए कौन सी। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। उन्होंने कहा था कि एक अंबर और फलालेन, दो पदार्थ लिए थे जिनमें से एक का नाम अंबर था और एक का नाम क्या था, फलालेन था, और उसको आपस में रब कराए थे, घर्षण कराए थे। उसके बाद उन्होंने बताया था फलालेन और अंबर नामक दो पदार्थों को जब हम आपस में घर्षण कराते हैं तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। फलालेन और अंबर नामक दो पदार्थों को जब हम आपस में क्या करते हैं, रब यानी कि घर्षण कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस विधि को असफल कर दिया गया। बाद में क्या किया गया, इस विधि को असफल कर दिया गया। कहोगे क्यों, तो इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था, गिलबर्ट। उन्होंने बताया, गिलबर्ट ने जो बताया कि जरूरी नहीं है हम फलालेन और अंबर नामक दो ही पदार्थों का आपस में रख कराएं। अंबर और फलालेन नामक दो पदार्थों की, हम दो पदार्थ कोई भी ले लें, कोई भी दो पदार्थ लेंगे, जब उनको हम आपस में रब कराएंगे, घर्षण कराते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कोई भी दो पदार्थ हो गया, जब उसको हम आपस में घर्षण कराएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने का मतलब यह है कि वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। क्या हो गई है, आवेशित हो गए। तो जब गिलबर्ट बता दिए कि कोई भी दो पदार्थ लेकर आप घर्षण कराइए वो दोनों आवेशित हो जाएंगे, तो इस आधार पर क्या किया गया, जो थेल्स का कॉन्सेप्ट था, थेल्स का जो सिद्धांत था कि केवल फलालेन और अंबर नामक पदार्थों को रब करने से आवेश उत्पन्न होता, इस कॉन्सेप्ट को, इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, असफल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, असफल कर दिया। अब ध्यान दीजिए, जो साइंटिस्ट थे आपके गिलबर्ट, इन्होंने तो आवेश को बताया कि हर एक वस्तु, जब दो वस्तुओं को, हर एक वस्तुओं में जब हम दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, जब हम घर्षण करते हैं, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाते हैं। ठीक, ये तो हम आवेश जान लिए। अब हेडिंग हम लगाएंगे आवेश के प्रकार। हेडिंग क्या लगाएंगे, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश के प्रकार। ध्यान दीजिए, इनके बाद गिलबर्ट के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश के प्रकारों को बताए थे कि आवेश कितने प्रकार के होते। अब उन्होंने किया क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया क्या, उन्होंने क्या किए कि दो कांच की छड़ ले लिए। क्या लिए उन्होंने, दो कांच की छड़। मान लीजिए हम ये जो ब्लू वाला दोनों है इसको हम कांच की छड़ कर दिए। उन्होंने दो कांच की छड़ लिए और दोनों कांच की छड़ों को क्या कर दिए, रेशम से घर्षण कराए। किससे घर्षण कराए, रेशम से। दो कांच की छड़ लिए और दोनों कांच की छड़ों को रेशम से घर्षण कराए, और घर्षण कराने के बाद जब वो दोनों कांच की छड़ों को एक दूसरे के नजदीक एकदम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए, एकदम फ्री करके जब लटका दिए, तो उन्होंने देखा दोनों कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए, एक दूसरे में रिपल्सन क्रिएट किए, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश की है। ठीक, इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उन्होंने अब क्या किए कि दो एबोनाइट की छड़ लिए। क्या लिए, दो एबोनाइट की छड़। सपोज दैट ये आपका दोनों क्या है, एबोनाइट की छड़। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके बाद क्या किए, दो एबोनाइट की छड़ लिए, और इन दोनों एबोनाइट की छड़ को क्या किया उन्होंने, बिल्ली के खाल से घर्षण कराए। किससे घर्षण कराए थे, बिल्ली की खाल से। जब बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को घर्षण कराकर एक दूसरे के पास ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका, तो उन्होंने देखा कि इस एबोनाइट की छड़ में भी क्या हुआ, रिपल्सन क्रिएट हुआ। क्या हुआ, रिपल्सन क्रिएट, यानी एबोनाइट की छड़ भी एक दूसरे को क्या किए, प्रतिकर्षित किए, एक दूसरे को दूर किए। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग, मतलब दो कांच की छड़ को एक दूसरे के पास लटकाकर उन्होंने देखा रिपल्सन क्रिएट हुआ। फिर दो एबोनाइट की छड़ लिए एक दूसरे के पास लटका, तो उन्होंने देखा रिपल्सन क्रिएट हुआ। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ ले लिए
और एक कांच की छड़ लिए, एक कांच की छड़ और एक एवोनाइट की छड़ लिए, और जब एवोनाइट और कांच की छड़ को एक दूसरे कैसे पास लटका एकदम स्वतंत्रता पूर्वक, तो उन्होंने देखा दोनों एक दूसरे को क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए। क्या कर लिए, आकर्षित, यानी दोनों में अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ, अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। ठीक, अब इसी के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया, उन्होंने कहा कि जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। एक का उन्होंने नाम दिया धन आवेश। क्या नाम दिया, एक का धन आवेश, तो हम यहां लिखेंगे आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला क्या था, पहला उन्होंने नाम दिया था धन आवेश, और दूसरा जो उन्होंने नाम दिया था वो था ऋण आवेश। पहला जो था धन आवेश और दूसरा जो था वो क्या था, ऋण आवेश। पहला धन आवेश और दूसरा जो था वो क्या था, ऋण आवेश। ठीक, तो आवेश कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। ठीक, तो उन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा कि जो कांच की छड़ जो था उसको रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ जो था, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने धन आवेश नाम दिया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने धन आवेश नाम दिया। और जो एवनाइट की छड़ थी, एवनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आवेश प्राप्त किए थे उसका नाम उन्होंने क्या दिया था, ऋण आवेश। और उसी के बेस पर आवेश को बताएं कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इसके बाद उनका जो प्रयोग हुआ था, हमने बताया था ना, जब दो एवोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास रखे थे तो उसमें प्रतिकर्षण हुआ, दो कांच की छड़ को एक दूसरे के पास रखे तो उसमें भी प्रतिकर्षण हुआ। इसके बाद उन्होंने एक एवोनाइट की छड़ और एक कांच की छड़ को एक दूसरे के पास रखे तो उसमें क्या हुआ, आकर्षण हुआ। इसी के बेस पे उन्होंने बताया अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, सजाती प्रकृति के आवेश हैं, तो उसमें रिपल्सन क्रिएट होगा। सजाती प्रकृति के आवेश हैं तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर विजाती प्रकृति का आवेश है, कैसा आवेश है, विजाती प्रकृति का आवेश है, यानी असमान प्रकृति का आवेश है, तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे कि आपका ये देखिए, अगर दोनों आवेश धनावेश है, अगर दोनों आवेश धनावेश है या फिर दोनों आवेश ऋण आवेश है, तो ये आपके समान प्रकृति के हो गए। क्या हो गए, ये समान प्रकृति हो गए। और जब समान प्रकृति के हो गए तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होगा। क्या होगा, रिपल्सन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। और अगर इसी में एक पॉजिटिव आ जाए एक निगेटिव आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण। क्या कहते हैं, आकर्षण। तो ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि समान प्रकृति का आवेश है तो उसमें रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति का आवेश है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक, ये तो आवेश के प्रकारों के बारे में बता दिए। अब ये भी ध्यान देते रहिए कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। और अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश। फॉर एग्जाम्पल, हम पेन को बालों में घर्षण कराए थे, हम पेन को बालों में घर्षण कराए थे तो पेन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी। पेन में क्या हुई थी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी, तो पेन में धनावेश उत्पन्न होगा। पेन में कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। और इसके बाद पेन से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में गए थे, पेन से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में गए थे तो बालों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, बालों में क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, तो बालों में क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। ठीक, चलिए एक और हेडिंग है आपका, आवेश का क्वांटीकरण। ये हम रफ कर देते हैं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हेडिंग जो है आपका
आवेश का क्वांटीकरण। क्या है हेडिंग? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हम इसे रफ कर दे रहे हैं। हेडिंग रहेगा आवेश का क्वांटीकरण। हेडिंग लगा दे रहे हैं हम, आप सभी लिखते चलिए साथ में, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रहेगा हेडिंग आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, हमने बताया कि दो पदार्थों को जब आपस में हम घर्षण कराते हैं, दो पदार्थों को जब हम आपस में घर्षण कराते हैं तो उसमें क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ था। यानी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में गया था ना। तो याद रखिएगा कि ये जो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या में होते हैं। किसमें? पूर्ण संख्या में होते हैं। ठीक है, अब इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण कहते हैं। कि जब दो पदार्थों को हम आपस में घर्षण कराते हैं, लिखेंगे जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं, आपस में घर्षण कराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्ण संख्या में होता है। कौन सी संख्या में होता है? पूर्ण संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं या फिर रब करते हैं तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, या तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ऐसे पूर्ण संख्या में। ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन, एक तिहाई इलेक्ट्रॉन, एक चौथाई इलेक्ट्रॉन, तीन चौथाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं। हमेशा इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हमेशा क्या होंगे? पूर्ण संख्या में होंगे। कि एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन, या फिर चार इलेक्ट्रॉन, या फिर उससे अधिक, हमेशा पूर्ण संख्या में। और इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान दीजिएगा, अब आवेशों को स्थानांतरित होने के लिए किसी भी संख्या पर, मान लीजिए आवेश की टोटल मात्रा आपका क्यू है, क्या है? कैपिटल क्यू, या फिर हम इसको स्मॉल क्यू लेकर चल रहे हैं, क्या? स्मॉल क्यू। ठीक, और उसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो उस पदार्थ कुल आवेश जो हो जाता है क्यू बराबर एन ई हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यू बराबर एन ई हो जाता है। ठीक, क्यू बराबर एन ई हो जाता है, जहां पे जो आपका क्यू होता है ये पदार्थ का आवेश होता है। क्या होता है? पदार्थ का आवेश होता है। ये क्यू का वैल्यू जो होता है पदार्थ का आवेश, और ये जो n होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो ई होता है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। किसका आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका जो वैल्यू होता है, ई का जो मान होता है, ई बराबर जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को निकालना चाहें
तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम माइनस ई कह देंगे। क्या कह देंगे? माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है निगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है निगेटिव, इसलिए माइनस ई, और ई का वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, किसकी बात करें हम? प्रोटॉन की बात करें। प्रोटॉन पे जो होता है प्लस ई होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए हम क्या लिखे? प्लस ई। ई का वैल्यू यही है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर हम अल्फा कण की बात कर लें, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, इस पे +2e होता है। +2e क्यों? क्योंकि हीलियम के परमाणु का जो नाभिक होता है, हीलियम के परमाणु के जो नाभिक होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। और हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, और 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का आवेश है +e, तो 2 प्रोटॉन का आवेश 2 + 2e होता है। क्या होता है? +2e। ई का वैल्यू आपका यही रहेगा। ठीक, तो आज का जो लेक्चर था, आज का जो टॉपिक था, केवल और केवल हम बात किए किसके बारे में? बात की आवेश के बारे में, बात किए आवेश के प्रकार के बारे में, बात किए आवेश का क्वांटीकरण हम बात किए, और साथ साथ आवेश निकालने का फार्मूला हम बताएं आपको। ठीक, जिनमें आपका क्यू क्या होता है, एन क्या होता है, ई क्या होता है, ये बताएं, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, और न्यूट्रॉन अल्फा कण का आवेश कितना होता है, ये हम बताएं। ठीक, तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।